Assalamualaikum and hello everyone, this is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about the operating system. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप को डिस्कस किया था जिसका नाम था लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो कि 3 टाइप्स के थे। नंबर 1 पे असेंबलर था। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नंबर 2 पे हमने इंटरप्रेटर को देखा था, जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है। नंबर 3 पे हमने कहा था कंपाइलर कैसे काम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है एज अ होल प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को लेके स्कैन करता है और फिर उसको कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर देता है। और हमने कंपाइलर का एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस भी देखा था कि कंपाइलिंग कैसे करता है, उसमें क्या करता है, सोर्स कोड से लेके एग्जीक्यूटेबल कोड तक कैसे चलता है, वो हमने सारे स्टेप्स उसके देख लिए थे। सो आज के जो लेक्चर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और न्यू टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी स्क्रीन तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन अपीयर हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो डिस्कशन है, आज का जो लेक्चर है वो किस पे है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लाइफ लाइन ऑफ कंप्यूटर। क्यों भाई, कंप्यूटर के लिए लाइफ लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ लाइफ लाइन का काम क्यों कर रहा है? उससे पहले मैं आप लोगों को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लेक्चर को याद कराऊं, तो हमने उसमें कहा था कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो भाई कंप्यूटर को या हार्डवेयर को यूजफुल बनाने के लिए ज़रूरी है ही है। ये स्ट्रेट एंड सिंपल बात है कि अगर हमने हार्डवेयर को या हार्डवेयर डिवाइसेस को यूजफुल बनाना है तो हमें उस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर के लिए लाइफ लाइन है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। उसमें आप लोगों को मैंने एक डायग्राम दिखाई थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है या कहाँ पे पाया जाता है। तो अभी भी लेफ्ट साइड पे आपके वो डायग्राम मैं फिर से शो कर देता हूँ कि सबसे पहले जो नीचे से ग्राउंडेड लेयर है दैट इज हार्डवेयर। और यहाँ याद रहे, हार्डवेयर में हमारे पास, हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ऑल हार्डवेयर पार्ट्स है, ऑल हार्डवेयर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिसमें इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जिनमें आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, जिनमें सीपीयू हो सकता है, जिनमें मेमोरी डिवाइसेस हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास मदरबोर्ड्स हो सकता है, जिसमें कोई भी डिवाइस हो सकती है हार्डवेयर डिवाइसेस। उसके बाद जो उसके ऊपर हमारे पास सेकेंड लेयर बनती है ना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखे वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जिसके बिना कंप्यूटर रन कर ही नहीं सकता। लेट्स सपोज आप डायग्राम को देखो जरा, आपकी नजर डायग्राम पे हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां से अगर निकाल दो तो हम किस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, या यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हमारे पास हार्डवेयर तक कैसे पहुंचेगा? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ प्लेटफॉर्म का काम करता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस को या हार्डवेयर कंपोनेंट को यूजफुल बनाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, थर्ड वाली लेयर आप देखो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और फोर्थ वन पे क्या आता है, यूजर्स आते हैं। अब यूजर्स अगर कोई कंपोनेंट को, कोई एलिमेंट को जो कि हार्डवेयर में पड़ा है या हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको एक्सेस करना चाहता है, लेट्स सपोज हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू में अपनी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करना चाहता है, तो वो थ्रू सम सॉफ्टवेयर, थ्रू सम एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से होता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा, सीपीयू तक पहुंचेगा। अगर आप डायग्राम में गौर से देखें तो यहाँ पे 2 साइडेड एरो बने हैं, अपवर्ड भी बना हुआ है और डाउनवर्ड भी बना हुआ है। ये क्या करता है, हमारे पास सिर्फ कम्युनिकेशन एक साइड पे नहीं करवा रहा, बल्कि ये कम्युनिकेशन को लेके भी जा रहा है और कम्युनिकेशन को लेके भी आ रहा है। अपवर्ड भी ये एरो जा रहा है और डाउनवर्ड भी ये एरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज अ प्लेटफॉर्म का काम कर रहा होता है यूजर्स के लिए। उसके बाद ये डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है हर टाइम। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहा जाता है एक्ट एज पुलिस का काम कर रहा होता है। पुलिस का कैसे काम कर रहा होता है? क्योंकि ये हर वक्त इधर उधर गर्दिश कर रहा है, हर वक्त एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट इसके प्रोग्राम
हर वक्त क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे उसको क्या कर रहा होगा, चेक एंड बैलेंस कर रहा होगा। कोई हम मेमोरी अगर कंज्यूम कर रहे हैं, कोई प्रोसेसर यूज हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई भी टास्क हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, वहां पे ये सारे टास्क को क्या कर रहा होता है, चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है और ये बताता है कि फलां प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो फ्लाम प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, कितनी एलोकेट करनी है, कितनी डीएलोकेट करनी है। अगर सीपीयू किसी टास्क को मिला हुआ है तो कितनी देर के लिए मिला है, कितने टाइम के बाद हमने उसको वापस ले लेना है। तो ये सारे के सारे टास्क कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है हार्डवेयर डिवाइसेस को लेते हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट अनलेस इट हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इन इट, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब है, हमने अभी जितने भी इसके फंक्शनैलिटीज, जितने भी इसके फीचर देख लिए, उसका मतलब यही है कि कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है। यूं समझ लीजिए जिस तरह हमारी एक फिजिकल बॉडी है और उस बॉडी में सोल है, अगर हमारे बॉडी में, फिजिकल बॉडी में वो सोल होगी तो ये बॉडी जिंदा है भाई, अगर वो नहीं है तो बॉडी इज नथिंग। इसी तरह अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजफुल बनाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि लेट्स सपोज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ से निकाल देते हैं। हम कहते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हमने वहाँ पे इंस्टॉल करना, यूज़र डायरेक्टली क्या करेगा, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है भाई, वो कर सकता है। आप सोच रहे होंगे अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं कर सकता, अब कैसे आ गया वो कर सकता है। अब यहाँ पे रीज़न ये है कि वो कैसे कर सकता है, उसके लिए लेट्स सपोज अगर उसने कोई प्रोग्राम, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई कैलकुलेशन सीपीयू को यूज़ करना है, ठीक है, या कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करना है, तो उसके लिए उसको उसका स्पेसिफिक क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम या सेट ऑफ कोड्स को, लाइंस ऑफ कोड को बनाना पड़ेगा। और वो जो प्रोग्राम, वो जो लाइंस ऑफ कोड होंगी वो उसी स्पेसिफिक कोड के लिए, उस स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए होगी। लेट्स सपोज अगर वो उस टाइम पे प्रोसेसिंग कर रहा होगा, एक टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा, तो एट द सेम टाइम कोई दूसरा टास्क वो कर ही नहीं पाएगा। वो एट द सेम टाइम एक टास्क को क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एडवांटेज निकला वो ये भी है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मतलब है हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए काम कर रहे हैं। हम कौन है, हम यूज़र हैं, यू एंड मी, हम यूज़र हैं। हम तो भाई अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो सारी कैलकुलेशन, सारी प्रोसेसिंग हो रही है। हमें ना तो पता है कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कब और कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, और ना ये पता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसमें जो उसके सारे कोड्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। हमें उसकी जो अंडर प्रोसेसिंग, जो उसकी कैलकुलेशन या कम्प्लेक्सिटी होगी उसका पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जब कैलकुलेशन कर रहा होता है तो बड़ा इजी टू यूज़ होता है, बड़ा कन्वीनियंट होता है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं इंस्टॉल करते तो कंप्यूटर क्यों नहीं रन कर सकता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, कीप्स ऑल हार्डवेयर पार्ट्स इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू फॉलो यूजर इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, वो कौन देख रहा होता है, वो अगर एक्टिव हैं, वो अगर काम कर रहे हैं, वो अगर इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस है, वो अगर इन द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूट है, वो अगर इन द स्टेट ऑफ एक्टिवनेस है, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देख रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सारे पार्ट्स को क्या करेगा, एक्टिव करेगा या उसको रेडीनेस स्टेट में लेके आएगा। और वो कैसे करेगा, वो यूजर इंस्ट्रक्शंस के लेते हुए क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, सेकंड रीजन क्या है, स्केड्यूल मल्टीपल टास्क एज पर प्रायोरिटी। ये हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म हो सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक जो है एक प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ है, उसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें आप अपनी कोई असाइनमेंट वर्ड पे बना रहे हैं या अपनी प्रेजेंटेशन पीपीटी स्लाइड में पावर पॉइंट पे बना रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है जहाँ पे आप ऑडियो प्लेयर या एक ऑडियो प्लेयर ओपन किया हुआ है या गूगल क्रोम ओपन किया, और उस गूगल क्रोम में आपने मल्टीपल टैब्स भी ओपन किए हैं जहाँ पे आप देखते हुए, कॉपी पेस्ट करते हुए असाइनमेंट बना रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, या उसके साथ साथ आपने कोई गेम भी ओपन की हुई है, या उसके साथ साथ आपने कोई कॉपी पेस्ट, कोई मूव और कट एंड पेस्ट भी चल रहा है।
तो ये मैंने जितने भी एट द सेम टाइम प्रोग्राम बोले हैं या प्रोसेस बोले हैं, ये क्या हो रहे होंगे, एट द सेम टाइम अपनी प्रोसेसिंग को, एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। ये कौन देख रहा होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी को देखते हुए क्या करेगा, ऑन प्रोसेसिंग को लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सीपीयू प्रोवाइड कर रहा होगा। क्योंकि हमने कहा जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी प्रोसेसिंग एट द स्पॉट होती है कंप्यूटर में, वो सीपीयू में हो रही होती है। सीपीयू कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करती है, ये हम किसी और लेक्चर में इस पे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी समझना ये जरूरी है कि अगर लेट्स सपोज एट द सेम टाइम हमारे पास 5 प्रोसेस काम कर रहे हैं, तो ये उनको भी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करेगा, बट किसी प्रायोरिटी की बेस पे करेगा। और प्रायोरिटी की बेसिस के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। वो भी हम किसी और लेक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जब सब्जेक्ट को, कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम है और वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। मैंने पहले बताया कि हमारे पास जब सबसे ग्राउंडेड जो लेयर है वो क्या है, वो हार्डवेयर है। और हार्डवेयर में एक डिवाइस नहीं है, वहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं वो उस लेयर में आती हैं। वो इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, वो मेमोरी डिवाइसेस हो सकती हैं या मेमोरी चिप हो सकती है, वहाँ पे मदरबोर्ड हो सकता है, वहाँ पे सीपीयू हो सकता है। तो ये उन सारी डिवाइसेस के दरमियान, उन सारे पार्ट्स के दरमियान थोड़ी बस कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेशन कर रहा होगा। जिस तरह हमारे पास डेली लाइफ में बसेस होती हैं, कैरी करती हैं और ड्रॉप कर देती हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक लॉजिकल कंपोनेंट होता है जो कि बस, जिसका नेम है, जो कि कंसेप्ट क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये 3 टाइप्स की होती हैं, वो हम किसी और लेक्चर में देख लेंगे। तो ये उन कंपोनेंट, उन पार्ट्स के दरमियान भी कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेशन कर रहा होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच टास्क। लेट्स सपोज अगर एक प्रोसेस, हमने कहा था वर्ड का, अपनी असाइनमेंट आप बना रहे हो तो वर्ड का जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, साथ गूगल क्रोम भी है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि मैंने गूगल क्रोम को या मीडिया प्लेयर को या वर्ड को या पावर पॉइंट को, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, उसको कहाँ से कितनी मेमोरी मैंने देनी है और कितने टाइम के लिए देनी है और कितने टाइम के बाद उससे मेमोरी को मैंने ले लेना है, जिसको एलोकेशन और डी एलोकेशन कहा जाता है। क्या ऐसा तो नहीं होता कि वो प्रोग्राम अपनी अपनी प्रोसेसिंग कर लेता है और जब वो ख़त्म भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है, फिर भी उसकी मेमोरी कंज्यूम हुई है? ऐसा तो नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब वो अपनी प्रोसेसिंग को, एग्जीक्यूशन को आप ख़त्म कर देते हो उस वर्ड कहते हैं वर्ड फाइल को या पावर पॉइंट को, तो क्या होगा, वहाँ से जितनी मेमोरी उस प्रोग्राम ने, प्रोसेस ने ली होगी, वो उसको क्या करेगा, डी एलोकेट कर देगा, उसको फ्री कर देगा और उन प्रोसेस को दे देगा जो एक न्यू प्रोसेस आएगा, एक कोई न्यू कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग लेके, उसको वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर देगा। उसके बाद इनेबल कंप्यूटर टू एक्सेस नेटवर्क। हमारा जो कंप्यूटर है थ्रू सम डिवाइसेस नेटवर्क के साथ भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है और फिर उसमें कम्युनिकेट कर सकता है ऑन दी नेटवर्क डिफरेंट यूज़र के साथ। हम इंटरनेट की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरनेट के साथ। तो अल्टीमेटली वो जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट के साथ प्रोवाइड कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हुए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद इनेबल यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास पहले बताया, अगर यूज़र है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हार्डवेयर है। तो अगर यूज़र ने किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये MS DOS था। ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1958 में क्या किया था, रिलीज किया था। ये माइक्रोसॉफ्ट है, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट और DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप्ड बाय MS। माइक्रोसॉफ्ट ने ये सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था फॉर IBM PC, फॉर IBM के लिए ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। बट जो MS DOS था ना, ये वाजा कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। कमांड लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने कोई भी टास्क, कोई भी उसको काम देना होता था, कोई भी टास्क देना होता था, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है कमांड लाइन इंटरफेस में, तो हम थ्रू दी कमांड,
थ्रू दी सिंटैक्स, थ्रू दी डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड में उसको क्या करते हैं, अपनी कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एमएस ने डेवलप किया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड दी विंडोज। जो आजकल मेजॉरिटी ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो विंडोज़ है। विंडो आप उसका कोई भी वेरिएंट हो सकता है, विंडो 2007, 2010, उसके बाद विंडो XP, उसके बाद विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 10। ये कोई भी विंडोज़ का वेरिएंट हो सकता है जो कि GUI के बेस पे काम कर रहा है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या करता है, इसमें आप कमांड नहीं देते, इसमें आप किसी आइकॉन के फिजिकल आइकॉन होते हैं और उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो तो वो आपका जो पॉपअप है या विंडो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ मेजर 5 फंक्शन को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ या लेके आया हूँ। नंबर 1 पे क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि अगर कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस रिलीज होता है, कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको एट दी सेम टाइम जब वो क्या करता है ऑन द CPU या ऑन दी रैम अप होता है, जब ऑन दी रैम लोड होता है तो क्या होता है, कुछ मेमोरी चाहिए होती है फॉर देयर एग्जीक्यूशन। उसको कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के, कुछ हार्डवेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। वो रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्स हो सकता है। हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा है और वो रिसोर्स मेमोरी की फॉर्म में हो सकता है, कोई डिवाइसेस की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी सर्विसेज की फॉर्म में हो सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनको भी क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और वो मेमोरी, लेट्स सपोज हम कहते हैं मेमोरी की बात करते हैं, तो वो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है और जब वो अपनी प्रोसेसिंग कर लेता है फिर डी एलोकेट कर लिया जाता है। तो ये कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी हो रही होती है कि लेट्स सपोज अगर 4 to 10 या 5 प्रोग्राम प्रोसेस एट द सेम टाइम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उनको किस प्रायोरिटी की बेस पे प्रोसेसिंग करनी है, तो वो भी ये सारी चीज़ें प्रोसेसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा होता है। और यहाँ पे CPU स्केड्यूलिंग आता है। CPU स्केड्यूलिंग यूज़ होता है, उसके डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग को मैनेज करने के लिए, जिसमें राउंड रॉबिन है, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, जिसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, और उसके अलावा और भी डिफरेंट एल्गोरिदम है जो कि प्रोसेसेस को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटीज़। उसके बाद स्टोरेज मैनेजमेंट है कि हमारे कंप्यूटर के साथ अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, कोई परमानेंट डिवाइसेस लगी हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस लगी हैं, तो ये उनको भी क्या कर रहा होता है, उनको भी ऑपरेट कर रहा होता है, उनको भी मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है। स्टोरेज मैनेजमेंट हम कहते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और जो मेमोरी मैनेजमेंट है इसमें रैम और रोम वगैरह आ सकती है, रैम आ सकती है। ये उसको कि कितनी रैम को किसी प्रोसेस को अलोकेट करनी है, और जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है तो उससे रैम की जो जगह अलोकेट की थी, जो मेमोरी स्पेस अलोकेट की थी, हम उस वो डी अलोकेट कर लेंगे। और अगर इन शॉर्ट वो रैम की जो लिमिटेशन है, स्पेस कम पड़ जाती है, तो फिर क्या करता है, फिर उस स्पेस को एक्सटर्नल जो डिवाइस परमानेंट जो स्टोरेज डिवाइस लगी होती हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस लगी होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, उससे ले लेता है और उसको स्वैप इन और स्वैप आउट करता है। खैर ये एक बहुत लंबा हमारा एक टॉपिक है, हम इसको एक दफ़ा किसी और लेक्चर में ले चलते हैं, वहाँ देखेंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी है कि कोई यूज़र ऑथेंटिकेट या ऑथोराइज यूज़र सिर्फ और सिर्फ किसी कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है, अपनी प्रोसेसिंग को लॉगिन करके प्रोसेसिंग कर सकता है। कोई यूज़र अगर उस कंप्यूटर के साथ ऑथोराइज होगा देन ही वो क्या करेगा, उस कंप्यूटर के साथ अपनी एक्सेसिबिलिटी या एक्सेस को परफॉर्म कर पाएगा। या इसके अलावा सिक्योरिटी ये भी हो सकती है कि अगर एक प्रोसेस P1 है, उसको 0 to 10 हम कहते हैं यूनिट तक मेमोरी मिली है, फिर 101 से 200 तक P2 को मिली है। अगर P2 P1 की मेमोरी में टांग अड़ाता है, या यूँ कह लीजिए P2 जो है वो P1 की मेमोरी स्पेस में जाके कोई काम ख़राब करता है, तो वहाँ पे भी जो P2 होगा, जो काम ख़राब कर रहा होगा या उसकी प्रोसेसिंग को ख़राब कर रहा होगा, उसको P2 को भी क्या कर लिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं, ये एक पूरे का पूरा चैप्टर्स है हमारे पास, एक पूरे का पूरे टॉपिक्स हैं। हम इनको नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जब कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चल रहा है, इसमें हम सिर्फ इंट्रो तक रहेंगे। हम कंप्यूटर फंडामेंटल से जब किसी नेक्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोर्स पे जाएंगे, तो हम इन पूरे के पूरे जो फंक्शन है, पूरे चैप्टर्स हैं, उनको एक टॉपिक वाइज लहदा से डिस्कस करेंगे।
होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर मैं इस टॉपिक को, ऑपरेटिंग सिस्टम को सम अप करूँ तो मैं कहता हूँ भाई स्ट्रेट एंड सिंपल बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को यूजफुल या यूजेबल बना ही नहीं सकते। ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर हमने कंप्यूटर को यूज़ करना है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करने के काबिल बनाना है, तो हमें उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।